हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 10 फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी, आपको वो प्लेलिस्ट में सेव है, मिल जाएगा, है ना। तो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। तो उसके कई सारे फीचर्स हमने जाने थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। अब हमें जो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट से कवर करना था। हमारे देश में 6 प्रकार की माइनॉरिटीज हैं, ये हमने आपको बताया था, है ना। जैसे कि सिख हो गए, ठीक है, बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन, पारसीज, ओके, मुस्लिम और जैन। 6 प्रकार की माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में। तो माइनॉरिटीज राइट को प्रोटेक्ट भी किया गया है, आर्टिकल 29 और 30 जो है माइनॉरिटीज के लिए दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक जो है कम्युनिटी में इक्वल रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनकरेज करते हैं कि सभी जो कम्युनिटीज हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी कर और इक्वल रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में इतना इजी नहीं था कि कम्युनिटीज जो है उनका रिलेशनशिप जो है इक्वालिटी का रहे, क्योंकि ना अब देखो पार्टीशन भी हुआ था हमारे देश में, तो ऑलरेडी जो कम्युनल लाइंस पे जो रिलीजन के नाम पे डिवाइडेड हो गए थे, ओके, इंडिया और पाकिस्तान। फिर उसके बाद में जो है हमारे देश में माइनॉरिटीज जो है सेफ फील करें, इसके लिए संविधान में कई सारी चीजें लाई। जो कम्युनिटीज में भी कई सारी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी, पर्टिकुलर रिलीजन में भी, जैसे कि जो है कोई कम्युनिटी अपने आप को ऊंचा समझती, कोई नीचा समझती किसी को, सामने वाले को, है ना। तो हायरार्कियल रिलेशनशिप था वन अनदर के साथ में। जैसे कि कास्ट सिस्टम देख लो, तो कास्ट के बेसिस पे भेदभाव हुआ करता था। सेकेंड चीज थी कि कम्युनिटीज ना अपने एक दूसरे को इक्वल्स नहीं देखती थी, वो एक दूसरे को राइवल्स की तरह देखते थे, है ना। जैसे कि रिलीजियस कम्युनिटी जो है एक दूसरे को क्या कंपटीशन के भाव से और ऐसे दुश्मन के भाव से भी देखते थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, किस तरीके से वो कम्युनिटीज को एक लिबरल अप्रोच के साथ में ले चले और इक्वल रिस्पेक्ट हो कम्युनिटीज में, है ना। और जो हायरार्की वगैरह है और इंटेंस राइवलरी ना रहे, तो ये भी चीजें थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बिल्कुल सोच समझ के ढंग से डिसीजन लिया और फिर उनने माइनॉरिटीज राइट के लिए जो आर्टिकल्स रखे, ओके। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी है हमारे देश में, ओके, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ओके। तो ये भी है। तो इतना इजी नहीं था कि ये जो प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया जाए, क्योंकि ना कम्युनिटीज जो थी हमारे देश में तो इजी नहीं था। पर वेस्टर्न कम्युनिटीज की अगर बात करें ना, वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां पर जो है कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वहां पर इजीली वो लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कम्युनिटीज जो वेस्टर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो वेस्ट में ना यूएस आता है, और यूरोप की कंट्रीज जो होती हैं वो उनको वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पर ना जो है कम्युनिटीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, यहाँ पर इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक पर्सन को, मतलब इंडिविजुअल पर्सन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो रिलीजन होता है इनका प्राइवेट स्पेयर होता है, ओके। और रिलीजन आप अपने घर में प्रैक्टिस करो, पर पब्लिक स्पेयर में ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, ओके, रिलीजन वगैरह। पर ये जो था हमारे देश में उतना काम नहीं करता कि आप कम्युनिटीज को बिल्कुल रिकॉग्नाइज ही ना करो, क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिटी से जो है अटैच्ड है, अपने कल्चर से जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ओके। हर कम्युनिटी हमारे देश में इनकी वैल्यूज होती हैं, ट्रेडिशन होता है, कस्टम होती है, लैंग्वेज होती है, जो कि ना सब लोग शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल जो है फ्रांस में जो रहते हैं ना, जर्मनी में रहते हैं, उनकी लैंग्वेज एक है, तो वो लोग लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से हो जाते हैं, है ना। तो डीपली अटैच है एक दूसरे से। तो इनसे डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्या है, क्योंकि जो है हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ जो रिकॉग्नाइज किया है कम्युनिटी को, मान लिया है कि जो कम्युनिटीज की वैल्यूज हैं और कम्युनिटीज को भी इम्पोर्टेंस दिया है। इंडिया जो है मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज है। हमारे देश में तो भाई अगर लैंग्वेज के बेसिस पे भी देखो ना, तो इतने सारी कम्युनिटीज निकल आएंगी ना। हर जो है स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। हमारे देश में तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, ठीक है। 8th शेड्यूल जो है संविधान का, उसमें 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं। और है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सर्वे करवाया था, तो 19,500 तो हमारे यहाँ जो है बोलियां बोली जाती हैं। और फिर कल्चर से रिलेटेड अगर देखें, और डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, रिलीजन से देख लें हम तो जर्मनी और फ्रांस में ना लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज तो है, पर उनके जैसा
मतलब हम जो है हम एक कम्युनिटी जो होती है, वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट ना करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारे संविधान में जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया है कम्युनिटी बेस्ड राइट को। क्योंकि ना अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करेगी तो कहाँ का फ्रीडम रह गया फिर, हाँ? और फिर माइनॉरिटीज़ तो फ्लरिश करेंगी ही नहीं, जैसे कि पाकिस्तान का देख लो, पाकिस्तान में जो है माइनॉरिटीज़ तो भैया उनकी तो हालत ही खराब है बिल्कुल। बांग्लादेश में भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो वन सच राइट जो है हमारे यहाँ जो राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी दिया है कि वो लोग अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, स्कूल वगैरह, अब वहाँ पे वो अपनी वैल्यूज वगैरह दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो माइनॉरिटीज, एक और बात, हाँ, जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें जो है कोई भी रिलीजन का, कोई भी कास्ट का बच्चा पढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसी जो कम्युनिटी का बच्चा पढ़ता है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स में मदरसा हुआ करते हैं, और अलग-अलग रिलीजन जो है उसमें होते हैं, जैनों में गुरुकुल होते हैं। ठीक है? तो सब लोग जो है अपने एस्टैब्लिश कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ जो है इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको फंड भी मिलता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट इनको पैसा भी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट भी देती है। इस प्रोविज़न से हमको देखने को मिलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक जो रिलीजन है उसको सिर्फ प्राइवेट मैटर से नहीं देखता है, इंडिविजुअल का। हमारे यहाँ जो पब्लिकली भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया जाता है। इसलिए जो है ना, अब सेक्युलरिज़्म का टॉपिक भी अभी हम पढ़ेंगे, तो सेक्युलरिज़्म से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि जो है ना वेस्ट का सेक्युलरिज़्म है, वो नेगेटिव सेक्युलरिज़्म कहलाता है, और जो हमारे देश का है ना वो पॉजिटिव सेक्युलरिज़्म कहलाता है। ओके, इंडिया का सेक्युलरिज़्म, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो सभी रिलीजन को इक्वल राइट्स भी दिया गया है, और अगर जब रिलीजन में कुछ गलत चीज होती है, इंडिविजुअल के राइट्स का वॉयलेशन होता है, या फिर संविधान के द्वारा जो दिया गया है उसका वॉयलेशन होता है, तो गवर्नमेंट उस पर इंटरफेयर कर सकती है। तो अभी यही टॉपिक हम पढ़ेंगे। सेक्युलरिज्म, देखो सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ना, सेक्युलर, ये जो है हमारे संविधान में पहले से ऐड नहीं था। तो क्या इसका मतलब हमारा संविधान, जो हमारे देश जो है सेक्युलर नहीं था? वही हमारा देश सेक्युलर था, पर जो है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर्ड हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया, ठीक है? तो बाद में ये शब्द ऐड किया गया था। सेक्युलर का मतलब होता है कि जो है वेस्ट वेस्ट की डेफिनेशन अलग है सेक्युलरिज्म की, और हमारे देश की डेफिनेशन अलग है। तो बेसिकली सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो रिलीजन जो है ना उसको प्राइवेट अफेयर्स की तरह, प्राइवेट मैटर की तरह आप ट्रीट करो। मतलब आप अपना रिलीजन अपने घर में प्रैक्टिस करो, बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये आपका प्राइवेट मैटर है, आप जिस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहे करते रहें, ठीक है? तो रिफ्यूज करते हैं किसी भी रिलीजन को पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन देने से। मतलब कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, ओके, मतलब गवर्नमेंट का किसी कंट्री का जो कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है। पर अगर देखो ना, जैसे कि मिडल ईस्ट की कंट्री देख लो, या फिर मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया भी कहते हैं, तो वहां पर देखो ना, जो सऊदी अरेबिया हो गए, तो यहाँ पे ना इनका जो पर्टिकुलर रिलीजन सबसे ऊपर आता है। ओके, तो यहाँ पर माइनॉरिटीज वगैरह उतने अच्छे से रह नहीं पाती। और अगर पाकिस्तान का भी देख लो, बांग्लादेश में भी देख लो, तो यहाँ पर जो है इनका रिलीजन पहले आता है, ठीक है, जनता से भी पहले आता है इनका रिलीजन। पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर ना जो है रिलीजन के अकॉर्डिंगली ये लोग चलते हैं। ओके, तो एक्सट्रीमिस्ट प्रोविजन भी होते हैं इनके यहाँ, तो माइनॉरिटीज वगैरह की तो हालत ही खराब रहती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं है? तो भई ऐसा नहीं है, हमारा देश जो है सेक्युलर रहा है। ओके, तो जो टर्म है ना सेक्युलर, ये पहले नहीं था हमारे संविधान में, बाद में ऐड किया गया। हमने आपको बताया ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमेशा से ही सेक्युलर रहा। कई सारे प्रोविजन है सेक्युलरिज्म के, जैसे कि 25 से लेकर के 28 तक जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया। कोई भी देश अधिकार देता है क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन का? और हमारे देश में दिया गया 25 से लेकर के 28 तक जो आर्टिकल्स हैं, इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया। आर्टिकल 44 कहता है गवर्नमेंट को कि भई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आओ। ठीक है? तो डीपीएसपी का आर्टिकल जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, कि कहता है कि भई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आओ। यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें क्या होता है, इसमें ना जैसे कि प्राइवेट मैटर्स होते हैं ना, मैरिज हो गई, और जो डिवोर्स हो गए, और जो प्रॉपर्टी जो दी जाती है ना, इनहेरिटेंस जो होता है, माँ-बाप के जाने के बाद जो बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है, तो अडॉप्शन हो गया, तो ये सारे मैटर्स जो होते हैं ना, अभी जो है रिलीजन वगैरह जो है इसमें डोमिनेट करता है, जैसे कि मैरिज वगैरह देख लो, है ना? तो इस वजह से क्या हो रहा था, कई सारे जो
जैसे कि ट्रिपल तलाक की वजह से वुमेन्स के अधिकारों को हनन पहुँच रहा था, ठीक है? तो इसलिए ना गवर्नमेंट को यूसीसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इन सब के लिए ना कॉमन कानून हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि अगर मैरिज से रिलेटेड है तो कॉमन लॉ होगा, ठीक है? और जो और जैसे अडॉप्शन से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया कि अगर डाइवोर्स होता है तो इक्वल प्रॉपर्टी वगैरह तो सब वो सब जो है कॉमन लॉ हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी जो है हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, ट्रैफिक रूल कोई रिलीजन के थोड़ी ना होते हैं, ट्रैफिक रूल तो सभी लोग फॉलो करते हैं, वैसे ये सारे कानून भी हो जाएँगे। ठीक है? तो बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा इससे। पर ये जो है यूसीसी ला नहीं पाते हैं क्योंकि जो है रिलीजन जो है ना ये बीच में आ जाती है। जो धर्म के ठेकेदार हैं ना वो आने नहीं देते हैं, ये कानून वगैरह बनने नहीं देते, प्रोटेस्ट करने लगेंगे। भड़काने लगेंगे लोगों को। तो हर चीज़ में बैलेंस लेकर के चलना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है? तो सेक्युलर कई सारे प्रोविज़न हैं हमारे देश में 29, 30 जो माइनॉरिटीज़ को राइट दिए गए हैं संविधान में, तो वो भी आपको सेक्युलरिज़्म देखने को मिलेगा इसमें भी। तो मेनस्ट्रीम जो है वेस्टर्न कंसेप्शन जो वेस्ट में क्या माना जाता है सेक्युलरिज़्म वेस्ट के में ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन माना जाता है। मतलब कि स्टेट और रिलीजन भाई अलग-अलग है एकदम, ठीक है? इंडिविजुअल फ्रीडम अलग है उनका और सिटीज़न राइट जो है ना वो अलग है इंडिविजुअल का। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है ना वो होता है जैसे कि ये सब ना पॉलिटिकल थ्योरी में भी और जानोगे तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है इसका मतलब होता है बोथ रिलीजन और स्टेट है ना अपने-अपने जो मैटर में काम करेंगे एक दूसरे की जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे कि रिलीजन हो गया, स्टेट और गवर्नमेंट हो गई। वही चीज़ होती है तो रिलीजन अपने मैटर में काम करे, अपने अफेयर जो अपनी चीज़ों में काम करे, ठीक है? और गवर्नमेंट अपना काम करे, तो एक-दूसरे के मैटर में ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। स्टेट जो है ना तो इंटरवेन करेगा रिलीजन में, ना ही रिलीजन जो है वो डिक्टेट करेगा स्टेट को, कि किस तरीके से स्टेट को काम करना है। जो दूसरे शब्दों में कहें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है रिलीजन और स्टेट जो है स्ट्रिक्टली सेपरेट है। तो वेस्ट में ना जो ये वाला फॉलो किया जाता है कि भई आप अपने-अपने दायरे में रह कर के काम करो, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिल्कुल। पहले के टाइम पर क्या होता था कि ना वेस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर ना चर्च हुआ करती थी, ठीक है? तो वहाँ के फादर वगैरह हुआ करते थे और उस टाइम पर चर्च जो है करप्ट इंस्टीट्यूशन हो गई थी। ये वेस्ट की हिस्ट्री हम आपको बता रहे हैं, तो वहाँ पर ना तो ये ना किंग के जो कामकाज में इंटरफेयर किया करते थे और ना तो इसकी वजह से ना तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी स्टेट में। तो कई सारे थिंकर्स थे जैसे कि मैकियावेली थे, तो इनको तो जेल में डाल दिया था। तो मैकियावेली कहते कि भई चर्च जो है वो जो है अंडर आएगी स्टेट के, ठीक है? स्टेट जो है सबसे ऊपर आते वही कानून वगैरह सब देखेंगे और स्टेट और चर्च को बिल्कुल अलग-अलग करने की बात की, सेपरेशन ऑफ रिलिजन और फ्रॉम स्टेट की बात की गई, ठीक है? तो ये जो है वेस्ट की हिस्ट्री में भी बात की जाती है, ठीक है? तो पर्पस क्या है स्ट्रिक्ट सेपरेशन के पीछे? तो सेफगार्ड करना है भई जो क्या इंडिविजुअल फ्रीडम को। स्टेट जो है अगर सपोर्ट करेगा रिलीजियस ऑर्गनाइज़ेशन को, तो रिलीजियस ऑर्गनाइज़ेशन भी पावरफुल हो जाएँगी। जब रिलीजियस ऑर्गनाइज़ेशन ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगी, तो वो कंट्रोल करने लगेंगी जो धर्म जो है ना, जो रिलीजियस लाइफ है इंडिविजुअल की, उसको कंट्रोल करने लगेंगे। इससे क्या होगा जब ये लोग ना कंट्रोल करने लगेंगे कि किस तरीके से आपको गॉड को देखना है, ठीक है? किस तरीके से आपको गॉड से रिलेट करना है, जुड़ना है और किस तरीके से आपको प्रे करना है, तो इंडिविजुअल के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा और फिर वो स्टेट के पास में जाएँगे भाई गवर्नमेंट आप हमारे जो है फ्रीडम को प्रोटेक्ट करो, रिलीजियस फ्रीडम को। बट गवर्नमेंट तो कुछ करेगी ही नहीं क्योंकि जो स्टेट है, वो उन्होंने किसके साथ हाथ मिला लिया है? इन रिलीजियस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ में। तो इससे नुकसान क्या किसका होगा? इंडिविजुअल का होगा। इसलिए रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल की स्टेट जो है हेल्प नहीं करेगा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की। अगर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल हो जाएँगी और वो फिर इंडिविजुअल को परेशान करेंगी। ओके? आपको भगवान से कनेक्ट होना है तो आप अपने तरीके से हो क्योंकि ना जो गॉडमैन जो बाबा वगैरह और जो भी होते हैं ना जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, तो वो लोग भई अपनी मर्ज़ी चलाने लगते हैं। ओके? तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है समाज में। बट एट द सेम टाइम स्टेट जो है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको ये नहीं बोलेंगे कि आपको किस तरीके से अपना अफेयर्स कंडक्ट करना है ठीक है मतलब स्टेट अपने काम करे और अब वो जो रिलीजन है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वो अपने तरीके से काम करे और वो जो है प्रिवेंट भी नहीं करेंगे क्या रिलीजियस फ्रीडम को तो रिलीजियस फ्रीडम अच्छे से रहे लोगों की तो यही बात की जाती है ना तो स्टेट जो है हिंडर ना करे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज भी है ना जैसे कि स्टेट वही बात है बार-बार रिपीट की जा रही है
कि स्टेट जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, स्टेट अपना काम करे और रिलीजन अपना काम करते रहें, ठीक है? तो एक-दूसरे का काम-काज में वो लोग इंटरफेयर ना करें। इंस्टेड जो है ये लोग क्या करें, एक जो है वो कहते हैं ना एक हाथ की दूरी बनाकर चलो, तो ये लोग भी जो बोल रहे हैं कि आर्म्स लेंथ बना कर के चलो, है ना? तो यही जो है वेस्टर्न कंसेप्शन है सेक्युलरिज़्म का। अब हमने वेस्ट का आइडिया समझ लिया, अब हम अपने देश का आइडिया समझेंगे। तो ये जो कंडीशन है वेस्ट का जो सेक्युलरिज़्म है ना, ये हम अपने देश में लागू नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इसके कई सारे चैलेंजेस भी थे हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे ना, उनको अल्टरनेटिव कंसेप्शन देखना था सेक्युलरिज़्म का, मतलब दूसरा ऑप्शन वही लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही इतनी डाइवर्स है और बिल्कुल अलग कर देना रिलीजन और स्टेट को इतना पॉसिबल नहीं था। ओके, तो डिपार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल से ना, जो वेस्ट मॉडल को हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, इसके भी 2 रीज़न थे। पहला तो था कि राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप, ओके। तो फर्स्ट थिंग है कि अगर हम रिकॉग्नाइज कर ले इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी को, जो कि नेसेसरी है, इक्वालिटी बिटवीन इंडिविजुअल। तो अगर कम्युनिटीज में इक्वालिटी होगी ना, तो इंडिविजुअल में भी इक्वालिटी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी में इक्वालिटी है तो इंडिविजुअल्स, जैसे कि 2 धर्म वाली कम्युनिटीज़ हैं, इनमें इक्वल माना जा रहा है इनको। तो ज़रूरी नहीं है इनके रिलीजन में भी जो है इक्वालिटी रहे। हो सकता है इनकी कम्युनिटीज़ में भेदभाव हो रहा है, एक इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है, एक को नहीं दिया जा रहा। पर कम्युनिटी का फ्रीडम जो है, आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड होता है स्टेटस ऑफ और कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी को आप ऊँचा मानोगे और एक कम्युनिटी को नीचा मानोगे, तो एक कम्युनिटी से जो दूसरा ये पर्सन बिलॉन्ग करता है, ये अपने आप को सुपीरियर समझेगा और ये पर्सन जो है इसके साथ में अत्याचार होगा। इसको जो है छोटा ट्रीट किया जाएगा, है ना? भेदभाव होगा। तो उसकी वजह से ना फ्रीडम भी हार्म होगी इसकी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। तो कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है इंडिविजुअल की फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेशन करेगी, तो इससे ना इंडिविजुअल फ्री नहीं रह पाएगा। अगर उनके रिलेशंस इक्वल हैं, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन है, मतलब कि ये कम्युनिटीज़ दोनों एक-दूसरे को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं और कोई डोमिनेशन नहीं है, मतलब ये इसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर रही, ये इसके ऊपर भारी नहीं पड़ रही। पर ज़रूरी नहीं है कि इसके मेंबर्स जो हैं, वो जो हैं, हाँ, तो ना उनके मेंबर्स जो हैं वो भी जो है डिग्निटी के साथ में घूमेंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम के साथ में घूमेंगे, है ना? तो दोनों अगर इक्वल है तो दोनों कम्युनिटी के लोग जो है इक्वली एन्जॉय करेंगे, ओके? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करते हैं क्या? सारी रिलीजियस कम्युनिटी को, तो सारी रिलीजन वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, वो सभी जन जो है इक्वल हैं, दूसरी रिलीजन कम्युनिटी भी इक्वल है, ठीक है? वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 कि आप अपना जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 29 में और 30 में जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट दी गई है, फंडामेंटल राइट है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इंडिया में, मतलब कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोथ इंडिविजुअल के लिए भी है और कम्युनिटीज के लिए भी है। अब सेकंड चीज आती है स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन। तो मतलब कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि भाई अगर रिलीजन में कुछ गलत चीजें हैं ना, तो उसको खत्म करने के लिए आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हो। पर वेस्ट में क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, उसमें जो है आप इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सेपरेशन जो है इंडिया में, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, ठीक है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है भाई? तो क्योंकि रिलीजियस सैंक्शन जो कस्टम है ना, जैसे कि जो रिलीजन के नाम पे ना कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी ठीक नहीं है, जो कि धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने बना दी है ऐसी प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, जो छुआ-छूत कहते हैं ना, तो इसको छुएँगे तो पॉल्यूट हो जाएँगे। ये ना बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, जब अंग्रेज़ भी हमारे यहाँ रूल किया करते थे, तो बहुत ज़्यादा ये भेदभाव होता था लोगों के साथ में। इसकी वजह से इंडिविजुअल को ना तो उसकी बेसिक डिग्निटी मिलती थी, ना ही उसको सेल्फ रिस्पेक्ट, ना वो खुद की इज़्ज़त कर पाता था। इसीलिए हमारे जो है आर्टिकल 17 जो है उसमें अबॉलिश किया गया है अनटचेबिलिटी को, हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में। और ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है? कोई भी इंसान जो है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ऐसा कोई करता है तो वो क्राइम है, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट है, उसके तहत है, ये क्राइम है, ओके? तो ये कस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में और इसकी वजह से क्या होता है, इसको हटा नहीं सकते थे बिना स्टेट के इंटरवेंशन के। तो
गवर्नमेंट का जो है इंटरवेंशन इसमें ज़रूरी था, मतलब गवर्नमेंट का दखल देना इसमें ज़रूरी था। नहीं तो ये कभी खत्म नहीं हो पाता। ओके, अभी भी देख लो इतने साल बाद भी आज़ादी के अभी भी कास्ट इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी एग्ज़िस्ट करती है हमारे देश में। अभी भी वुमेन्स जो है कम पार्टिसिपेट करती हैं। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, मतलब कि काम-काज वगैरह में, अभी भी वही कंसेप्शन चला आ रहा है, वही मानते हैं लोग। गाँव में अभी भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। धीरे-धीरे बदला है समाज, पर देख लो तो इतना ज़्यादा डीप रूटेड है, ये घुसा हुआ है एकदम हमारी जो सोसाइटी में। तो इसको हटाने के लिए सिर्फ कानून में लिख देना काफ़ी नहीं है, स्टेट को भी एक्शन लेना होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है डेटा प्रस्तुत करते हैं कि एससी-एसटी के अगेंस्ट जो है कितने क्राइम हो रहे हैं, ओके। एनसीआरबी नेशनल कमीशन फॉर जो सॉरी अ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो ये जो है ना एनसीआरबी, तो इसमें जो है ये जो है प्रस्तुत करते हैं डेटा कि क्या-क्या क्राइम हो रहे हैं हमारे देश में, तो वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो सोसाइटी में गलत चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, तो उसके लिए स्टेट का एक्शन लेना ज़रूरी होता है। स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है रिलीजन के मैटर में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ट्रिपल तलाक था, उससे जो महिलाओं के अधिकारों का वॉयलेशन होता था, है ना? तो उनकी डिग्निटी को हार्म पहुँचता था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया, ठीक है? और फिर स्टेट भी जो है इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया, ठीक है? तो ये जो इंटरवेंशन है हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, ये इंटरवेंशन पॉजिटिव भी कहलाते हैं जब आप इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। स्टेट जो है हेल्प कर सकती है रिलीजियस कम्युनिटी को, उनको एड दे सकती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो वो लोग चलाते हैं ना, जैसे कि जो स्कूल वगैरह हो गए, तो उसके लिए स्टेट हेल्प करते हैं रिलीजियस कम्युनिटी को। और मना भी कर सकते हैं, पता जो मतलब कि रोक भी सकते हैं और हेल्प भी करते हैं। डिपेंड करता है ये एक्शन पे, मतलब कि मोड ऑफ एक्शन जो कि प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीडम सच एज़ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो इंडिया में जो सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में, तो इसका मतलब ये नहीं है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हमारे देश में म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो नहीं किया जाता है, हमारे सेक्युलरिज्म में। बट हमारे यहाँ प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉलो किया जाता है। तो ये कीवर्ड है आपका, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, ठीक है? हमारे देश में जो है सेक्युलरिज्म में प्रिंसिपल डिस्टेंस को फॉलो किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स आइडिया है जिसमें स्टेट जो है डिस्टेंस भी बना के रखता है सारे धर्मों से, और उसके साथ-साथ स्टेट के पास में ये भी अधिकार है कि वो इंटरवीन उस पे जो है इंटरफेयर भी कर सकते हैं, और जो एब्सटेन भी कर सकते हैं इंटरफेरेंस से, मतलब कि इंटरफेयर नहीं भी कर सकते हैं वो, ओके। तो उनकी मर्जी है स्टेट की। डिपेंड करता है ये जो व्हिच ऑफ दीज़ टू बेटर, जो कि प्रमोट करे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो इसके लिए आप इंटरफेयर भी कर सकते हो रिलीजन में, और नहीं भी करना चाहो तो नहीं कर सकते, ओके। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस बना कर के रखें, तो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, ओके। तो हमने अभी 3 कोर फीचर देखे, जो अचीवमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं अपने संविधान की। फर्स्ट तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन्होंने लिबरल जो इंडिविजुअलिज्म को है दोबारा से अपने तरीके से जो रीइन्वेंट किया और हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया। तो ये भी एक अचीवमेंट के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी थी जहाँ पर कम्युनिटीज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है कम्युनिटी को, ओके, ग्रुप को, तो ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के थोड़ा अनफ्रेंडली है। पर हमारे देश में इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों में बैलेंस लेकर के चले, ओके। वेस्ट में देखो ना तो इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सेकंड चीज़ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस को लेकर के चलते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी। तो मतलब आपको सोशल जस्टिस भी लेकर के चलना है और इंडिविजुअल लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो, जो इंडिविजुअल की आज़ादी है, उसको भी खतरा ना पहुँचे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन देते हैं, मतलब कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है जिनके साथ में जो गलत हुआ है हिस्टोरिकली। तो जैसे कि जो है शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, ओबीसीज हो गए, तो इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, अब वुमेन्स को भी दिया जा रहा है ना? तो ये जो है जैसे जॉब में हो गया, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए वहाँ पर। तो ये है इंडिया में ना, ये बहुत पहले से ही दिया जाने लगा एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन। जैसे अफ़र्मेटिव एक्शन ना यूएस में जो है 1964 जो है सिविल राइट्स एक्ट जो है उसके तहत लाया गया। यूएस में ना ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। वहाँ पे जो है ब्लैक लोगों के साथ में गलत ट्रीटमेंट किया जाता था। यूएस में ब्लैक्स जो है
अफ्रीकन्स जो थे उनको बाद में ले जाया गया था कामकाज के लिए, ओके। स्लेवरी सिस्टम चला करता था ना पहले, जो ब्रिटिशर्स थे वो स्लेव बना करके ले जाया करते थे अफ्रीकन्स को। तो वो जो थे उनके पूर्वज थे, अब जो यूएस में लोग हैं ब्लैक हैं तो उनके साथ में गलत व्यवहार होता था। इसलिए जो है सिविल राइट्स एक्ट लाया गया 1964 में। तो हमारे देश में ना ऐसा अफ़र्मेटिव एक्शन तो भाई हमारे संविधान में जब लेकर के आए ना, उसी टाइम पर डाल दिया गया था कि रिज़र्वेशन की बात की गई थी ना। और जो सिविल राइट्स एक्ट जो है यूएस में ये तो बहुत बाद में आया, ठीक है? थर्ड चीज़ है कि इंटर कम्युनल जो है थोड़ी दुश्मनी वगैरह ना हो हमारे देश में, ठीक है? तो उसकी बात लेकर के चले, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कमिटमेंट दिया क्या ग्रुप राइट्स के ऊपर, राइट जो है कल्चरल जो कम्युनिटीज़ जो है उनको राइट दिया गया माइनॉरिटीज़ को। तो इससे हमको देखने को मिलता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, तो वो चाहते थे मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे ना, वो समझ चुके थे कि हमारी जो सोसाइटी है, वो मल्टीकल्चरल है। और जो ये चीज़ है ना, ये 4 डिकेड्स बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये जो है वेस्ट में ये कांसेप्ट निकल के आया। जब उनने देखा ना ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा है वेस्ट में, ठीक है? उनको समझ में आया कि ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से अलग-अलग कम्युनिटीज़ रह रही हैं, तो उनको अलग-अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको राइट्स देने की ज़रूरत है। ओके? तो वो अलग-अलग जो रिलीजन वगैरह अलग-अलग कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, पर ये तो हमारे देश में ऑलरेडी था। तो हमारे देश में पहले ही इन राइट्स को रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया और उनको माइनॉरिटीज़ को अधिकार दे दिए गए। अब ये वाला फीचर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज़, तो इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार जो दिया जाता है सभी लोगों को। 2 कोर फीचर रहे जो कि अचीवमेंट की तरह देखे। फर्स्ट जो था कोई भी जो मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी ना, तो वहाँ की बात की जा रही है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की। तो उस टाइम पर ना ये अचीवमेंट की तर ये जो अचीवमेंट है इनके लिए नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ ना उस टाइम पर वो लोग सोसाइटी में नहीं लाए थे। ठीक है? जब ये वेस्ट की जैसे कि यूएस की बात करें, यूएस आज़ाद तो 1776 में हो गया था, पर इन्होंने वोटिंग राइट जो है वुमेन्स को 19 जो 20th सेंचुरी में दिया, ओके? मतलब कि बहुत ज़्यादा ले 1928, 30 मतलब इतना टाइम के बाद में इन्होंने वोटिंग राइट दिया महिलाओं को। मतलब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ को लेकर के नहीं चले थे। इनके यहाँ ना जो हायरार्कीज़ चला करती थी। पर हमारे देश की अगर बात करें ना, तो हमारे देश में जैसे ही संविधान बनाया गया, वैसे ही सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया इंक्लूडिंग वुमेन। तो बहुत बाद में दिया गया वुमेन्स को। पहले ना जो वेस्ट की कंट्रीज़ थी वहाँ पर ना सिर्फ़ जो मेन हैं जिनके पास में प्रॉपर्टी है, उन्हीं को बस वोट देने का अधिकार था, ओके? फिर बाद में ये वुमेन्स को एक्सटेंड किया गया। जब हमारा ना once the idea of a nation took root among the elite, the idea of democratic self-government followed. जैसे ही जो आइडिया आता है कि जो एलीट हैं कि डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के चलेंगे, नेशन को लेकर के चलेंगे, तो इंडियन नेशनलिज्म जो है ना ऑलरेडी जो पॉलिटिकल ऑर्डर था हमारे यहाँ, तो उनके सभी का मानना था कि हर एक सिंगल मेंबर जो है सोसाइटी का, तो उन सभी को जो है वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ ना आइडिया जो है हमारे यहाँ हार्ट ऑफ द नेशनलिज्म रहा है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल लाया गया 1895 में, ठीक है? तो उन्होंने फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट था कि ड्राफ्ट करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। तो ऑथर ने डिक्लेयर किया था हर एक सिटीजन जो बॉर्न हुआ है इंडिया में जिसने जन्म लिया है उसके पास में राइट है कि वो जो है जो अफेयर्स जो है कंट्री के मैटर्स हैं जो कि पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पब्लिक ऑफिस में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी 1928 में, तो इन्होंने फिर से सिटीजनशिप की बात की थी और इन्होंने बोला था कि हर एक पर्सन जो है आइदर किसी भी सेक्स से हो, किसी भी जेंडर से हो, ओके, तो उनका जो है एज अगर 21 है तो उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा पार्लियामेंट में। ओके, तो हमारे यहाँ ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एंड लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं विल ऑफ द नेशन की। ओके, तो इसको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस क्योंकि जनता के पास वोट देने का अधिकार होगा तो वो बता पाएँगे भाई कि हम जो है हम इस गवर्नमेंट को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अगर कोई गलत काम करती है कोई गवर्नमेंट तो उसको वो लोग जो है हटा देते हैं, है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर था। ये हम यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी ड्राफ्टिंग कमिटी जो है उसका पार्ट थे। ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन की जिसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि असेंबली ने अडॉप्ट किया प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज
बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ कि अल्टीमेट सक्सेस होगी डेमोक्रेटिक रूल की। एंड इनका फुल बिलीफ था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो किसके बेसिस पे होगी वो? प्रॉपर जो वोटिंग वगैरह होगी उसके थ्रू आएँगी और वो लोग जो है जनता के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ठीक है? अब आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का आपको समझाया था ना? तो फेडरलिज्म जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके बीच में पावर डिवीजन की बात करते हैं। तो आर्टिकल्स जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो है स्टेट्स को जो है कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं आर्टिकल 371 के तहत। तो हमारे यहाँ ना हमारे देश में असिमेट्रिकल फेडरलिज्म फ़ॉलो किया जाता है। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म होगा कि सारे स्टेट को जो है इक्वल राइट्स दी जा रही हैं, ओके? पर असिमेट्रिकल फेडरलिज्म होगा कि अलग-अलग जो है कुछ स्टेट्स जो हैं, कुछ जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ लगती हैं, जहाँ पर ट्राइबल्स ज़्यादा रहते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि कमज़ोर बच्चे को सपोर्ट किया जाता है ना, वैसे ही। तो हमने फेडरलिज्म वाले चैप्टर में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट रखी है ना? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, ओके? फेडरलिज्म वाले चैप्टर में हमने आपको समझाया था। तो इसके बाद जो बाद भी जो यूनिटरी वाइज़ देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूनिटरी फीचर ज़्यादा देखने को मिलते हैं मतलब कि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट रखी गई है, क्योंकि ना संविधान बनाने वाले भी समझदार थे, उनको लगता था कि भई ऐसा कुछ दोबारा ना देखने को मिले क्योंकि इतनी सारी कम्युनिटीज़ वगैरह सब कुछ रहती है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वगैरह निकल के आई इसलिए स्ट्रॉन्ग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बेडेड डिफरेंसेस दिए गए हैं, लीगल स्टेटस दिए गए हैं जो सब यूनिट्स जो है सेम फेडरेशन की मतलब कि कुछ स्पेशल राइट्स दी गए हैं कुछ स्टेट्स को। तो अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमेट्री ऑफ अमेरिकन फेडरलिज्म जो होता है ना मतलब अमेरिका में यूएस में जो है सारे स्टेट्स को इक्वल राइट्स दिए गए किसी भी स्टेट को जो है कोई भी प्रेफरेंस नहीं है पर हमारे देश में जो है कुछ कुछ स्टेट्स को कुछ प्रेफरेंसेस दिए गए हैं इसी को असिमेट्रिक फेडरलिज्म भी कहा जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक नीड्स जो है रिक्वायरमेंट्स जो है कुछ सब यूनिट्स की जो स्टेट्स वगैरह उनकी मीट करने के लिए हमारे यहाँ जो है ये लाया गया यूनिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, स्पेशल स्टेटस दिया गया कुछ स्टेट्स को। जैसे कि आर्टिकल 371 ए जो है नागालैंड के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है नागालैंड, तो उसकी बात करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है नॉट ओनली जो है इनको सिर्फ प्री एक्जिस्टिंग लॉज जो है नागालैंड के उसको तो वैलिडिटी देते ही हैं, उसके साथ-साथ ये प्रोटेक्ट करते हैं लीगल आइडेंटिटी जो है सॉरी लोकल आइडेंटिटी मतलब कि उनके कल्चर को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उनकी जो लोकल आइडेंटिटी है। क्योंकि बहुत सारे जो हैं वहाँ पर ना जो सॉरी दिमाग से निकल गया था। तो वहाँ पर ना ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो नागा ट्राइब भी रहते हैं, तो कोई बाहर से आए ना उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वहाँ पर, क्योंकि ना ट्राइब रहते हैं वो थोड़े अपनी लोकल आइडेंटिटी, अपने कल्चर उनका यूनिक रहता है। कई सारे स्टेट्स जो हैं उनको बेनिफिशियरीज़ हैं ये प्रोविज़न के, उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये जो है कुछ गलत नहीं है अगर आप डिफरेंट ट्रीट कर रहे हो किसी को, ठीक है? कुछ कुछ जो होते वीक होते हैं कुछ लोग तो उनको सपोर्ट देना पड़ता है ना? ऑल्दो हमारा जो संविधान है वो ओरिजिनली तो ऐसा नहीं था हमारे संविधान में। इंडिया जो है मल्टीलिंगुअल फेडरेशन है आज के टाइम पर। पहले जब ही ना देश आज़ाद हुआ था 1947 में तो हमने आपको पढ़ाया था ना हर जो स्टेट्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमको क्रिएट कर दो। जैसे कि गुजरात वाले गुजराती बोलते तो बोलते गुजरात क्रिएट कर दो, महाराष्ट्र क्रिएट कर दो, ओके? आंध्र प्रदेश है ना तमिलनाडु तो ये अलग-अलग स्टेट्स क्रिएट करने को बोल रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पे। तो वही है हमारे यहाँ पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज़ किया गया लिंग्विस्टिक ग्रुप को। सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। डेमोक्रेटिक एंड लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म देखने को मिलता है इंडिया में, जो कि मैनेज करते हैं तो मतलब इतनी जो है ना इसके साथ-साथ जो है यूनिटी को लेकर के चलते हैं और कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन। तो हमारे यहाँ कल्चर को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है, ओके। माइनॉरिटीज़ को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। कई सारे स्टेट्स वीक हैं तो उनको जो है स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, ओके। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलती है हमारे देश में पर उस सबको कंबाइन किया गया और जो है यूनिटी को लेकर के चले अपने देश की, है ना? सपोर्ट प्रोवाइड किया कई सारे स्टेट्स को। तो फॉर्मली अगर देखें तो पॉलिटिकल एरेना में तो मल्टीपल आइडेंटिटीज जो होती हैं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं।
तो हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज़ भी तो किया गया ना, इतनी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की आइडेंटिटीज़ हैं। अब ये देखो नेशनल आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी हो आपकी, पर नेशनल आइडेंटिटी सबसे पहले आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे यहाँ जो है नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म में आपने पढ़ा था इंडिया जो है रीजनल आइडेंटिटीज़ को लेकर के तो चलते हैं, पर उससे के साथ-साथ नेशनल आइडेंटिटी। हमारे देश में सिंगल सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हमने जैसे कि अभी पढ़ा कॉमन नेशनल आइडेंटिटी है, जो कि नॉट इनकम्पैटिबल विद द मतलब कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ तो हैं आपकी, पर नेशनल आइडेंटिटी भी है आपकी, है ना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करते हैं इन आइडेंटिटीज़ में, मतलब कि बैलेंस लेकर के चल रहे हैं भई, आपकी रीजनल आइडेंटिटी भी है, ठीक है? और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी भी है, आप जिस रीजन से सॉरी रिलीजियस आइडेंटिटी, मतलब आपका जो रिलीजन है पर्टिकुलर है ना, वो भी आपकी पहचान है। आप जो लैंग्वेज बोलते हैं वो भी है, पर नेशनल आइडेंटिटी सबसे पहले आती है। प्रेफ़रेंस दिया जाता है कॉमन आइडेंटिटी को अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में। तो क्लैरिफाई किया गया जब डिबेट हो रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट पे बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट। क्या हुआ था 1919 में ना, 1909 में जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लेकर के आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह सकते हो आप एक्ट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। मतलब ये मुस्लिम्स को डिवाइड करने की बात कर रहे थे, जो उद्देश्य से, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि जो मुस्लिम जो लीडर्स खड़े होंगे ना इलेक्शन के लिए, तो उनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी जो करेगी, ओके? मतलब कोई और जो कम्युनिटी का जो किसी और रिलीजन से जो बिलॉन्ग करता है कोई पर्सन, वो इनको वोट नहीं कर सकता। ठीक है? तो इन्हीं के लोग इन्हीं क मतलब कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये इसकी वज़ह से क्या हो रहा था, इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा जो है लाइन्स खिंच गई थी कम्युनिटीज़ के बीच में। ओके, तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ना, इसको रिजेक्ट कर दिया हमारे संविधान बनाने वालों ने। उन्होंने बोला भई ये सब नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, रिज़र्वेशन दे सकते हैं, है ना? तो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि ये डिफरेंस तो लेकर के आ ही रहे थे रिलीजियस कम्युनिटी में। और उसकी वजह और जो है ये जो है क्या कर रहे थे नोशन ऑफ जो नेशनल आइडेंटिटी का जो नोशन था ना, उसको भी एंडेंजर कर रहे थे, उसको भी खतरा पहुँचा रहे थे। क्योंकि जो एंडेंजर कर रहे थे ये हेल्दी नेशनल लाइफ को। तो अब बताओ ना जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट कर दोगे तो डिवाइड हो जाएँगी कम्युनिटीज़ जो है अलग-अलग हो जाएँगी। उनमें फीलिंग आने लगेगी कि भई हम इससे बिलॉन्ग करते हैं, आप इससे बिलॉन्ग करते हो। तो थोड़ा-थोड़ा ना डिफरेंसेस फील होने लगेंगे। जब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जो है फ़ोर्स किया गया यूनिटी को। तो यूनिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे संविधान में, जो फ्रेटर्निटी के साथ में इवॉल्व होती है, मतलब फ्रेटर्निटी भाईचारे को लेकर के चलो। ये जो 2 गोल थे ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए। ओके? उनके दिल के बहुत करीब थे ये जो 2 चीज़ें थी, यूनिटी और जो है फ्रेटर्निटी। तो सरदार पटेल जो थे, इनका भी यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि वन कम्युनिटी को लेकर मतलब कि जो है इवॉल्व हो वन कम्युनिटी की तरह। ओके, सरदार पटेल जो है ना इनको ना जो बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके, इन्होंने ना इंडिया को यूनाइट करने में भी जैसे कि कई सारे राजा महाराजा थे ना, वो जो है जब देश आज़ाद हुआ था तो उनको उनको भी पता था भई डेमोक्रेसी आ जाएगी, जब डेमोक्रेसी आएगी तो इनका जो है राजपाट सब खत्म हो जाएगा, ओके। वैसे भी ये लोग पेंशन मिलती थी इनको अंग्रेज़ों से, तो इन लोगों से ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया गया था कि आप जो है इंडिया में पूरी तरीके से जो है मिल गए हैं। ओके, तो ये सारा काम जो है सरदार पटेल ने किया था, ओके। तो ये सरदार पटेल जो कहते हैं कि लॉन्ग रन में बहुत दूर तक देखें तो इंटरेस्ट जो है तो दूर तक देखें तो ये कहते हैं कि जो सभी लोग ये भूल जाएँ कि कोई माइनॉरिटी में है, कोई नंबर में, कोई कम नंबर में है, कोई ज़्यादा नंबर में है, कोई माइनॉरिटी, मेजॉरिटी सब भूल जाएँ और सिर्फ़ एक बात याद रखें कि इंडिया एक वन कम्युनिटी है, ठीक है? तो अपने देश को यूनिटी जो है यूनाइट करके लेकर के चलना चाहते थे ये, ठीक है? तो यही बात है। प्रोसीजरल अचीवमेंट्स। तो ऑल दीज़ 5 कोर फीचर हमने देखे, तो इनको सब्सटेंसिव अचीवमेंट कह सकते हो आप संविधान का, ठीक है? जो बेसिक चीज़ें रही।
जो कि प्रैक्टिकल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्सटेंशियल अचीवमेंट उसका मतलब यही हुआ। ओके, तो देयर आर आल्सो सम प्रोसीजरल अचीवमेंट भी हैं। जैसे कि फर्स्ट चीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करते हैं क्या? भरोसा जो पॉलिटिकल डेलिब्रेशन पे, मतलब कि डिबेट एंड डिस्कशन जो विचार-विमर्श होता है ना उसमें। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई सारे ग्रुप्स एग्ज़िस्ट करते हैं और उनके इंटरेस्ट होते हैं, है ना? तो जो है प्रॉपर्ली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट नहीं हो पाए थे। बट डिबेट्स हुई ना असेंबली में, मतलब कि अब देखो इतने सारे ग्रुप्स हैं, सारे के से कुछ ना कुछ तो छूट ही गए होंगे ना कुछ लोग। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसमें डिबेट्स वगैरह हुई ना, तो उससे क्या हुआ, जो मेकर्स थे ना, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने इंक्लूसिव अप्रोच लेकर के चला, सभी लोगों को साथ में लेकर के चला। अगर एक चीज़ भी होती थी ना, तो उसके एक प्रोविज़न के भी पॉजिटिव भी देखे जाते थे और उसके नेगेटिव भी देखे जाते थे। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हर एक चीज़ को बार-बार जो है डिबेट डिस्कशन करने के बाद लिखा गया है हमारे संविधान में। 60 देशों के संविधान पढ़े गए हैं, तब जाकर के हमारा संविधान इतना अच्छा बनाया है अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, अपने देश के अकॉर्डिंगली। तो इसको अप्रोच ओपन एंडेड अप्रोच इंडिकेट करता है कि विलिंगनेस थी जो जनता जो मतलब कि इन जो ये लोग चाहते थे कि जो डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा था ना, तो वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड नहीं था। ये जो था मीनिंग रीज़न होना चाहिए। अगर आप संविधान में कुछ लिख रहे हो ना, तो उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, वो सोसाइटी में ठीक रहेगा कि नहीं, आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होगी उससे। प्रॉपर चीज़ें देखने को मिल रही थी। वो जो उनकी इच्छा भी थी कि वो रिकॉग्नाइज़ करे क्रिएटिव वैल्यू वगैरह, है ना? तो वो ये लोग मान भी रहे थे कि जो डिफरेंस में रहता है और डिसएग्रीमेंट वगैरह हर एक चीज़ को कंसीडर किया जा रहा था। सेकंड चीज़ थी, रिफ्लेक्ट करते थे जो कॉम्प्रोमाइज़ को भी है, रिकमेंडेशन को भी। तो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जाता था, अगर कोई प्रोविज़न पे लोग एग्री नहीं करते थे, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देते थे और सभी लोगों को साथ में लेकर के चल रहे थे। तो कॉम्प्रोमाइज़ एंड अकोमोडेशन जो वर्ड है ना, ये ना डिसअप्रूवल के तौर पे आपको देख मतलब शुड नॉट ऑलवेज़ सीन, इसको ना एकदम डिसअप्रूवल की तरह आप मत देखो। हमेशा देखे जाता है इसको कि भाई मनाही कर रहे हैं बिल्कुल, है ना? कॉम्प्रोमाइज़ करने को ना ही समझा जाता है। जो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं ना, वो खराब नहीं होते हैं, ओके? अगर कुछ वैल्यूज़ जो हैं, उनको अलग किया जा रहा है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है वो बहुत ज़्यादा, तो हम ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बैड सेंस में। मतलब कि अगर समझौता भी किया जाता है ना थोड़ा बहुत भी, तो उसको गलत तरीके से देखने लगते हैं। अगर एक वैल्यू जो है उसको समझौता किया जाए, ठीक है, ट्रेडेड ऑफ कर दिया जाए दूसरी वैल्यू के लिए, तो ओपन प्रोसेस था, फ्री डेलिब्रेशन था वहाँ पर, ठीक है? तो मतलब कि विचार-विमर्श करके हर एक चीज़ लिखी गई थी। तो कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा बहुत जो है उस पे पहुँच पाते थे जो है जो लास्ट में प्रोविज़न तक, ओके। तो ना कई सारे देखने को मिलते हैं, तो कई सारी जो चीज़ें हम हर चीज़ तो इंक्लूड नहीं कर सकते थे ना संविधान में। तो पर अगर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी लेकर के चलें, तो मोरली जो है ब्लेम वर्दी होता वो। मतलब कि पूरी तरीके से वो गलत नहीं होता अगर थोड़ा-थोड़ा भी उसको इंक्लूड कर लें, ठीक है? चीज़ों को। तो कमिटमेंट था कि आइडिया पे कि डिसीज़न्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं ना, उस पे डिसीज़न लिया जा रहा था, जो भी प्रोविज़न थे। बेसिक चीज़ पता क्या थी? कि जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ प्रोविज़न पे अगर थोड़े-थोड़े इम्पोर्टेंट अच्छे प्रोविज़न लिए जाएँ, तो वो ठीक है, वो गलत नहीं होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, उस पे ना कंसेंसस बनना चाहिए, सबकी सहमति बननी चाहिए, तब जाके उस प्रोविज़न पे पहुँचा जाए। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी ने उसको हाँ बोल दिया है, तो उस पे पहुँच जाएँ और उसी को रख लें, ऐसा नहीं था। सबकी सहमति होना ज़रूरी थी, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से संविधान सभा में इसको इंक्लूड किया गया। अब क्रिटिसिज़्म भई कुछ चीज़ें जो हैं नेगेटिव भी होती हैं, तो जो है हर एक चीज़ जो है उसका मतलब कई लोग ना उसका कुछ-कुछ जो है क्रिटिसिज़्म भी निकालते हैं। है ना? तो हमारे संविधान को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, कुछ चीज़ें बताई गई कि ये ठीक नहीं है, संविधान में ये नहीं। तो कई सारे क्रिटिसिज़्म देखने को मिले। फर्स्ट था कि इसको अनवाइडली कहते हैं, ठीक है? और सेकंड था कि इसको अनरिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और थर्ड कहते हैं कि एलियन है हमारी कंडीशन के प्रति। तो जो अनवाइडली वाला है ना, तो ये बेस्ड किस पे था कि ऐसा मानना था कि सारा-सारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि एक कंट्री का, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वह एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट बस है। मतलब कि इसको इतना हेवी बना दिया है, इतना भारी बना दिया है, एक ही डॉक्यूमेंट है बस, ओके, तो इस तरीके का इसको बनाया गया है। तो
ये ट्रू नहीं था, ये सही नहीं था। इवन कंट्रीज़ जैसे कि यूएस की बात करें, तो इनका भी जो है एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, इनका भी एक फुल फ्लेज्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, इन्होंने भी प्रॉपर एक किताब ही बनाई है अपनी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो फैक्ट ये है कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के तौर पे, और दूसरे रिटन डॉक्यूमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो होता है उसके साथ में। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया कि आप इससे ना बाइंड है इस डॉक्यूमेंट से, आपको इसको मानना ही पड़ेगा, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है ना? तो लिखा हुआ एक जो डॉक्यूमेंट है, तो ये इसको ना बाँधा गया है दूसरे रिटन डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिला हुआ है। थस ये पॉसिबल था कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटमेंट्स हैं ना एंड प्रैक्टिसेज़ हैं, तो वो तो दूसरी डॉक्यूमेंट मतलब कि एक डॉक्यूमेंट जो सॉरी जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसके बाहर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट वगैरह मिल जाएँगी। अगर इंडिया की बात करें तो कई सारी डिटेल्स हैं, प्रैक्टिसेज़ हैं और स्टेटमेंट है जो कि एक ही डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं, ठीक है? एंड जो ये बनाई गई ना तो ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत लार्ज साइज़ में है, एलिफेंट साइज़ भी कहा जाता है हमारे संविधान को, ठीक है? कई सारी कंट्रीज़ जो हैं उनका ना जैसे उनके पास में ना ऐसे प्रोविज़न नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सिविल सर्विसेज़ कमीशन, तो डॉक्यूमेंट जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा नहीं है। पर हमारा संविधान इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत रिटन डॉक्यूमेंट है, तो इसमें ना सारे प्रोविज़न लिखे गए हैं, हमारे लिए ऐसी कोई चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं। जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है? सिविल सर्विसेज़ कमीशन के बारे में नहीं लिखा है, पर इंडिया में लिखा हुआ है। कई सारे मैटर्स जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में ही लिखे गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड कई सारे मैटर्स हैं, वो संविधान में लिखे गए हैं। इसलिए हमारा संविधान थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको ऐसा बोल देते हैं। सेकंड चीज़ जो है, सेकंड क्रिटिसिज़्म है अनरिप्रेजेंटेटिव, कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों की। तो आप याद करो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो फॉर्म कब किया गया था, मतलब किस तरीके से फॉर्म किया गया था। तो अडल्ट फ्रैंचाइज़ ना उस टाइम पर अडल्ट फ्रैंचाइज़ नहीं थी। 1946 में लोगों के पास में सभी लोगों के पास में वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है? कई सारे मेंबर्स जो थे वो एडवांस्ड सेक्शन से आते थे। ओके, जैसे कि राजा-महाराजाओं ने भी अपने लोगों को नॉमिनेट किया हुआ था कि आप जाकर के संविधान में बैठो। तो इसकी वजह से ना कॉन्स्टिट्यूशन अनरिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। 2 कंपोनेंट होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। फर्स्ट जो होता है कि लोगों की आवाज़ और दूसरी चीज़ होती है उनका ओपिनियन, ठीक है? तो वॉइस की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ना इम्पोर्टेंट होती है कि उन लोगों की आवाज़ उठाई जाए, ठीक है? तो जो जनता थी ना, जो रिकॉग्नाइज़्ड थे, ओके, मतलब लोग जिनको माना जाता था, ठीक है, लैंग्वेज और उनकी वॉइस थी ना, तो उनके मास्टर्स जैसे कि तो जनता की उनकी आवाज़ के थ्रू, उनकी लैंग्वेज के थ्रू देखा जाना चाहिए, ना कि उनकी जो है अ, मास्टर की लैंग्वेज के थ्रू, ओके। तो अगर हम इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, अपने संविधान को इस डायमेंशन से देखते हैं, तो ये ज़रूर आपको अनरिप्रेजेंटेटिव लगेगा, क्योंकि जो है, जो लीडर्स थे ना अलग-अलग कम्युनिटीज़ के, वो लोग जाकर के संविधान में बैठ कर के उन्होंने संविधान बनाया, मतलब कि मास्टर्स हो गए, ठीक है? तो ये ना आपको अगर इस दिशा से आप देखोगे इस डायमेंशन से, तो आपको ये जो है अपना संविधान जो है अनरिप्रेजेंटेटिव लगेगा। जो मेंबर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो चूज़ किए गए थे रिस्ट्रिक्टेड फ्रैंचाइज़ से, यूनिवर्सल फ्रैंचाइज़ नहीं थी। नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो एग्ज़ामाइन करें हम दूसरे डायमेंशन से देखें तो हम ना जो ऐसा नहीं कह सकते कि रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, हर एक जो ओपिनियन लिया गया था, जो रिप्रेज़ेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसको ना प्रॉपर्ली जो डिबेट, डिस्कशन हर चीज़ की गई थी। ओके, अगर हम डिबेट्स पढ़ेंगे ना संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा हर एक इश्यूज़ को, ओपिनियंस को रखा गया था वहाँ पर, ठीक है? हर एक मैटर को, जो भी प्रॉब्लम थी लोगों की, उन सबको रखने के बाद ही संविधान लिखा गया। जो मेंबर्स थे ना, उन्होंने मैटर्स रेज़ किए, उन्होंने ना करीब से जनता की प्रॉब्लम्स को देखा हुआ था। जैसे कि गांधी जी तो वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, ठीक है? तो बाकी जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने करीब से वो चीज़ें फ़ील की थी। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ना, उन्होंने खूब भेदभाव सहा था अपने बचपन में भी। फिर आगे उन्होंने अपनी पढ़ाई के ज़रिए जो है, अपने आप को उस काबिल बनाया कि
आगे चल कर के वही हमारे जो संविधान लिखा, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए हमारे, है ना? तो वही बात है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें फ़ील भी की थी। तो ये लोग ना जानते थे कि जनता को क्या प्रॉब्लम है। तो ये सोशल जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी समझते थे और सोशल जो मतलब कि जो भी चीज़ें थी ना उनको समझते थे। उस हिसाब से उन्होंने इंटरेस्ट रखा लोगों का। तो इज़ इट अ कोइंसिडेंस दैट द सेंट्रल स्क्वायर ऑफ एवरी other small town has a statue of डॉक्टर अम्बेडकर with a copy of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये कोइंसिडेंट है कि अगर आप हर जगह देखो ना जो सेंट्रल स्क्वायर होता है, हर एक जो छोटे टाउन जो होता है वहां पर आपको स्टैच्यू मिल जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का और उनके हाथ में जो है संविधान की कॉपी है। ओके, तो सिंबॉलिक तो है ये, उनको ट्रिब्यूट तो दिया ही जाता है और एक्सप्रेसिव भी करते हैं फीलिंग्स जो है ना, दलित्स जो है उनकी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिफ्लेक्ट करती है उनकी एस्पिरेशंस। ठीक है, दलित्स की जो प्रॉब्लम थी उन्होंने जो फेस की थी वैसे ही बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने भी जो है प्रॉब्लम्स फेस की हुई थी, जो भेदभाव उनके साथ में हुआ था, इसलिए उन्होंने बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है इंटरेस्ट रखा। वो सोसाइटी को करीब से समझ रहे थे, ठीक है? तो वैसे ही हमारे जो दूसरे लीडर्स थे, उन्होंने भी सोसाइटी को ढंग से देखा था। विमेन्स जो थी, ठीक है? तो वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, उन्होंने भी प्रॉब्लम्स फेस की हुई थी, तो वो जानते थे कि समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, उनको हटाने के लिए संविधान में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अब थर्ड क्रिटिसिज्म आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको एलियन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। कहते हैं कि बाहर से सब कुछ उठाया है, बोरो किए हैं सारे के सारे आर्टिकल वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से। जो कि जो है बहुत ही ईज़िली जो है जो ना मतलब कि अनईज़िली हमारे जो कल्चरल एथियोस है ना, वो उसके साथ में फिक्स नहीं बैठता है इंडियन पीपल के जो है। जनता मतलब हमारी जनता के साथ में उतना फिक्स नहीं बैठता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना सब उठाई हुई हैं बाहर से। तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, पर ये गलत बात है। क्रिटिसिज़्म जो है इसको ना कई सारे लोग बोलते हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये बोला गया कि भई ये तो बोरोड है, ठीक है? जो ये ना इटसेल्फ देयर आर सम वॉइसेस थी कि इनको कंसर्न था इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि कई सारे प्रोविजन लिए भी गए हैं बाहर से, पर ये जो है ट्रू नहीं है। इट इज ट्रू दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज मॉडर्न एंड पार्टली वेस्टर्न, वेस्टर्न भी कह सकते हो आपको थोड़ा सा, क्योंकि कई सारे प्रोविजन लिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि वेरियस सोर्सेज लिए गए हैं जो कि हमने बोरो किए हैं अपने संविधान में। अलग अलग जो मतलब कि कंट्रीज से हमने उनकी संविधान की कुछ कुछ फीचर्स लिए हैं। बट अ, इस चैप्टर में आप ये भी देखोगे कि ब्लाइंड बोरोइंग नहीं की है भई। जो भी प्रोविज़न लिए गए हैं, इनोवेटिव बोरोइंग की गई है, ठीक है? तो ये आपको लिखना है, इनोवेटिव बोरोइंग होती है कि ना एंटायरली एलियन नहीं है। जो भी ना फर्स्ट चीज़ है कि जो भी प्रोविज़न लिया गया है ना संविधान में, तो उसको ना प्रॉपर अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली लिया गया है, ठीक है? उसको मॉडिफ़ाई भी किया गया है अपने जो इंडिया के अकॉर्डिंगली, अपने लोगों के अकॉर्डिंगली। इंडियंस जो हैं नॉट ओनली अडॉप्टेड मॉडर्न वेज को, तो मॉडर्न जो वेज है उसको तो अडॉप्ट किया ही थिंकिंग का, बट उसके साथ में उन्होंने ना इसको तो मतलब कि इस तरीके से वो अडॉप्ट कर चुकी है ना वेस्ट की चीजों को, कि वो जो वेस्टर्नाइजेशन जो वेस्ट की चीजों को ना एक सिंबल मानने लगी है, स्टेटस मानने लगी है ना, अगेंस्ट द अपने ट्रेडिशन के अगेंस्ट में। तो जो अपने ट्रेडिशन को गलत गंदा मान मतलब गलत मानते हैं और वेस्ट की चीजों को अच्छा मानने लगे हैं, ठीक है? राजा राम मोहन रॉय ने ये थोड़ा स्टार्ट किया था ट्रेंड, क्योंकि कई सारी हमारे यहाँ इविल प्रैक्टिसेस थी, ठीक है? तो उसको खत्म करने के लिए। और दलित अभी भी इसको लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी ना सोसाइटी में अगर इक्वालिटी आ जाएगी तो लोग अपने ट्रेडिशन की, कल्चर की रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। इंडीड ये भी सच है, 1841 में नोटिस भी किया गया कि दलित पीपल जो है नॉर्दर्न इंडिया के, वो अफ्रेड नहीं थे, इस चीज से नहीं डरते थे कि न्यूली इंट्रोड्यूस जो लीगल सिस्टम है, ठीक है, उसको जो है मतलब यूज़ करेंगे ये लोग अच्छे से, उससे डरते नहीं थे। और जो है, जो ज़मींदारों के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लेकर के गए जो कोर्ट में, ठीक है? उन्होंने स्यू भी किया कोर्ट में इनको। सो न्यू जो इंस्ट्रूमेंट है ना मॉडर्न लॉ जो लेकर के आया, वो इफेक्टिवली अडॉप्ट किया जनता ने और एड्रेस किया डिग्निटी एंड जस्टिस जो क्वेश्चन था ना उसका। बेसिकली ना जिसके साथ में गलत होता है फिर वो जो है सही के लिए फाइट भी करता है ना?
तो वो जो है दूसरे जैसे कि इनके साथ में गलत हुआ तो इन लोगों ने फिर ये डरे भी नहीं, कानून को अडॉप्ट किया मॉडर्न लॉ को, क्योंकि इनको पता था कि इनके खुद के सिस्टम में तो करप्ट है पूरा का पूरा जो इनके साथ में गलत करता है। तो अंग्रेज़ों का जो कानून वाला सिस्टम था एटलीस्ट वो इनको इक्वली ट्रीट कर रहे थे, है ना? सेकंड चीज़ थी जब वेस्टर्न मॉडर्निटी आई थी ना, तो उन्होंने क्या किया इंटरैक्ट किया लोकल कल्चरल सिस्टम के साथ में मिक्स हुआ, थोड़ा बहुत इंटरैक्ट किया, है ना? तो हाइब्रिड कल्चर देखने को मिला, मिक्स बन गया, ठीक है? तो इसलिए ना क्रिएटिव अडैप्शन देखने को मिला हमारे यहाँ। तो ये ना नाइदर हमारा वेस्टर्न मॉडर्निटी है, ना ही इंडिजीनियस ट्रेडिशन है, मिक्स हो गया है दोनों चीज़ें। तो क्लस्टर बन गया है, न्यूली डेवलप्ड फिनोमेना देखने को मिलता है, जो कि वेस्टर्न मॉडर्न जो है और इंडिजीनियस ट्रेडिशनल कल्चरल सिस्टम है उसका। बेसिक चीज़ है, मिक्स्ड हो गया है, तो एक नई मॉडर्निटी निकल के आई है अल्टरनेटिव। तो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो हैं जहाँ मतलब कि वेस्ट का नहीं है, तो वही दूसरा तो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी हो गए। तो डिफरेंट मॉडर्न सोसाइटीज़ है वो इमर्ज हुए नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ की तरह और उनका ना मतलब कि जो नई-नई सोसाइटीज़ इमर्ज हो रही थी ना, नए-नए जो समाज थे, तो उसमें भी ना लोग जो है वेस्टर्न चीज़ों को भी अब जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी वेस्ट की ना चीज़ें हैं, उनको तो छोड़ ही रहे थे, ठीक है, मतलब अपनी पास्ट प्रैक्टिस को छोड़ रहे थे। उसके साथ-साथ जो है वो जो वेस्टर्न जो मॉडर्निटी थी ना उनके ऊपर जो थोपी गई थी उसको भी छोड़ रहे थे। और जो है फिर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया नहीं सॉरी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम ड्राफ्ट कर रहे थे तो एफर्ट्स लिए गए कि इस जो अमलगमेशन हो रहा था ना वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज का बेसिक चीज है ना इधर पे इतना घुमा फिरा के बताया हुआ है ना कि अमलगमेशन देखने को मिला वेस्ट की जो चीज़ें थी ना और हमारा इंडियन कल्चर था उसका, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई थी। तो ऐसी जो है वेस्ट एंड ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ दोनों को साथ में लेकर के चला गया और उस हिसाब से जो है ड्राफ्ट किया गया संविधान। तो ये जो प्रोसेस था सिलेक्टिव अडॉप्शन था, ना ही बोरोइंग थी। सिलेक्टिव अडॉप्शन था, ओके? मतलब कि हमारी सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंगली, कंडीशन के अकॉर्डिंगली और हमारे देश के अकॉर्डिंगली चीज़ों को लाया गया, ठीक है? जो प्रोविज़न लाए गए ना, तो उनको इसके अकॉर्डिंगली लाया गया। ठीक है, अब लिमिटेशंस भी हैं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते संविधान जो है हमारा इंडिया का वो एकदम परफेक्ट है और उसमें कोई भी त्रुटि वगैरह कुछ भी गलत चीज़ नहीं है। तो सोशल कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो सोशल कंडीशन थी जिसमें हमारा संविधान बनाया गया, तो ये तो नेचुरल है कि कई सारी कंट्रोवर्सीज़ तो होंगी उसके कंट्रोवर्शियल मैटर्स तो होंगे ही, ठीक है? क्योंकि जैसे कि अभी देखा ना कि अनरिप्रेजेंटेटिव कहा गया उसको, बहुत बड़ा संविधान बना दिया तुमने, ऐसा कहा गया। तो कई सारे जो एरियाज़ थे जहाँ पर केयरफुल रिविज़न की ज़रूरत है मतलब दोबारा से उसको देखा जाए। तो कई सारे फीचर्स जो हैं संविधान के वो इमर्ज्ड हुए मेनली ड्यू टू एक्सीजेंसीज़ ऑफ द टाइम। तो टाइम की नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंगली जो है कई सारे प्रोविज़न रखे गए संविधान में। तो हमें ये तो मानना ही चाहिए कई सारी लिमिटेशंस भी हैं संविधान में। तो यहाँ पर ना लिमिटेशंस भी दी गई। तो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना सेंट्रलाइज़्ड किया गया है एकदम मतलब मेन फ़ोकस दिया गया है, सेंटर में रखा गया है नेशनल यूनिटी को, ठीक है? और सेकंड चीज़ है कि इसको ना जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जैसे कि जेंडर जस्टिस हो गया, तो इन जो इश्यूज़ थे ना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू था जेंडर जस्टिस का कि भेदभाव ना हो, जेंडर इक्वालिटी रहे, तो इसको फैमिली के विदिन ही रखा गया। मतलब जब संविधान जब बनाया गया था ना, उसके बाद में जो है मतलब वुमेन से रिलेटेड चीज़ें कम थी, ठीक है? और जो सारे के सारे एक तो मेल बैठे हुए थे कानून बनाने वाले गवर्नमेंट में। बाद में जब 1951 में भी आज़ादी मिली तो वुमेन से रिलेटेड चीज़ें कम थी। धीरे-धीरे करके उनके लिए कानून लाए गए, ठीक है? तो इस पे फ़ोकस उतना नहीं रहा। थर्ड चीज़ रही कि उस टाइम पर ना नॉट क्लियर व्हाई इन पुअर डेवलपिंग कंट्रीज सर्टेन बेसिक सोशो इकोनॉमिक राइट्स वर रिलेगेटेड सेक्शन ऑन डीपीएसपी रेदर देन मेड इंटीग्रल फीचर ऑफ आवर ओन। तो ना जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स वगैरह थे, ठीक है? जैसे कि गरीबों को कुछ सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना, तो इसको ना डीपीएसपी में डाला गया। डायरेक्टिव्स दिए गए गवर्नमेंट को कि भई आप लोग ऐसा कर लेना। इसको फंडामेंटल राइट भी नहीं बनाया गया। अगर फंडामेंटल राइट बना देते ना, तो सब लोग पहुँच जाते कोर्ट में और उस टाइम पर हमारा देश था गरीब। तो गरीब देश जो था और इतना ज़्यादा सब कुछ हमारे डेवलप नहीं था। अंग्रेज़ बहुत ही बुरी कंडीशन करके गए थे हमारे देश की। तो हर किसी को हर चीज़ बाँट नहीं सकते थे। तो रिसोर्सेज़ लिमिटेड थे उस टाइम पर। देश को डेवलपमेंट भी लेकर के चलना था, ठीक है? इलिटरेसी खत्म करना और मैल न्यूट्रिशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी।
तो हमें तो लगता है ये ठीक ही किया था, क्योंकि अगर डीपीएसपी को जो है उस टाइम पर उस टाइम पर आप फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते थे, क्योंकि बहुत सारी क्रिएट हो जाती प्रॉब्लम। ये सही है कि जेंडर जस्टिस पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, और नेशनल यूनिटी पे सही फोकस किया भाई, है ना? अगर नहीं करते हम नेशनल यूनिटी पे फोकस, हमारा जो संविधान है, तो क्या फिर क्या होता? हाँ, ऑलरेडी जो है पार्टीशन झेल चुका था हमारा देश। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये जो लिमिटेशन है उनके आंसर्स दिए जाएँ। अभी हमने डिस्कस किया ना, आंसर्स दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। जैसे कि जेंडर जस्टिस से रिलेटेड अब बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं कि जेंडर इक्वालिटी लेकर के चलना है। इतने टाइम बाद हुआ पर होने लगा है। तो हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये जो लिमिटेशंस है ना, इतनी सीरियस इनफ नहीं है कि ये खतरा कर पहुंचा दे हमारी जो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब हमारी जो फिलॉसफी है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं, उसको खतरा नहीं पहुंचा सकती ये लिमिटेशन जो है। तो बेसिक चीज़ यही है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्क्राइब किया था किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना? हमने समझा था ना, संविधान जो है उसमें अमेंड करने की प्रोविज़न है, संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, है ना? चेंज कर सकते हैं उसको, जो मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस नीड ऑफ द जो सोसाइटी है। तो ये कोर फीचर है हमारे संविधान का। ठीक है? इसलिए हम हमारे संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है। जो लीगल प्रोविज़न है और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है ना, जो हमारे जो लीगल जो कानून वगैरह हैं, ठीक है? और जो इंस्टीट्यूशन है वो डिपेंड करता है किस पर? नीड्स ऑफ द सोसाइटी पर। जो सोसाइटी की नीड्स है ना, जो ज़रूरतें हैं उस पे, एंड फिलॉसफी जो अडॉप्ट की गई सोसाइटी के। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सप्रेशन देते हैं फिलॉसफी का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिलॉसफी है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है, जो हमने इस बुक में पढ़ा, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सारे जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है ना, ये कोर है, इनका कॉमनली एग्रीड विजन है इनका। ठीक है? इनका कॉमन जो विजन है कि अपने देश को आगे आगे लेकर के चलना है, लोगों के वेलबींग के बारे में बात करना है, और संविधान की फिलॉसफी को फॉलो करना है। तो विजन जो है ना, इनका हिस्टोरिकली इमर्ज हुआ है, जो स्ट्रगल देखने को मिला इंडिपेंडेंस में जो गलत हुआ ना, और जो सॉरी जो इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल किया लोगों ने, ठीक है? आज़ादी के लिए जो फाइट की, तो उसके थ्रू ही ये सब इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं ना, कि दोबारा जो है जैसे अंग्रेजों ने अत्याचार किया लोगों के साथ में, वैसा जो है दोबारा ना हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी जो गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिमिट किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो प्लेटफॉर्म था जहां पर विजन जो प्रॉपरली कहा गया, ठीक है? और लीगल इंस्टीट्यूशन फोरम जो है उनको जो आर्टिकुलेट किया गया, मतलब कि इसको प्रॉपरली इनके आइडियाज को बताया गया, लीगल इंस्टीट्यूशनल फोरम को करना क्या है, ठीक है? तो थस कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, तो इस विज़न को ये लेकर के चले, ठीक है? कई सारे पीपल जो हैं वो कहते हैं कि बेस्ट समरी जो है विज़न की, वो है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो हम चाहते हैं ना, जो हमारा देश हो, ठीक है? तो वो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें आपको पता चल जाता है। फिलॉसफी जो है ना, वो आपको प्रिएम्बल में मिल जाएगी। यही चीज़ मैंने ना चैप्टर के पहले ही बोला था कि आपको ना अपनी फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना, आपको प्रिएम्बल जो है हमारा संविधान का, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। जस्टिस, इक्वालिटी, हर एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? तो आपने प्रिएम्बल पढ़ा है क्या केयरफुली? तो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स तो लिखे ही हुए हैं प्रिएम्बल में। प्रिएम्बल ना बहुत ही हम्बल तरीके से और काम है, ठीक है? शांति का प्रतीक भी कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गिवन, तो किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को दिया नहीं है, ठीक है? बाय अ ग्रेट मैन, ठीक है? बाय अ ग्रे बॉडी ऑफ अ ग्रेट मैन, तो कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया है। जबकि इसमें क्या लिखा है पता है प्रिएम्बल में? कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात की गई है, एंड अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान हम अपने आप को दे रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। प्लस पीपल जो है देमसेल्फ, जो लोग हैं वो खुद ही मेकर्स हैं अपनी जो डेस्टिनी है, अपना जो फ्यूचर है, एंड डेमोक्रेसी इंस्ट्रूमेंट है, जिससे डेमोक्रेसी एक ज़रिया है जिसके थ्रू जो जनता है ना, वो शेप कर सकती है अपने प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर को, ठीक है? तो डेमोक्रेसी जो है उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई है। मोर देन 5 डिकेड्स, तो 50 साल होने के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सॉरी 50 साल होने पर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो ड्राफ्ट किया गया था, कई सारी जो
तो कई सारे मैटर्स पे डिबेट डिस्कशन हुआ, कोर्ट में गए कई सारे केसेस, गवर्नमेंट ने डिसएग्री किया, कई सारे इंटरप्रिटेशन निकले, है ना? मतलब कई सारे केसेस भी हमने आपको बताए थे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कई सारे केसेस भी गए कोर्ट में भी, गवर्नमेंट एग्री नहीं करती थी कई मैटर्स पे, ठीक है? फिर सुप्रीम कोर्ट उस पे डिसीजन सुनाते थे। तो सेंटर एंड स्टेट्स जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते थे, पॉलिटिकल पार्टीज अपना अलग ही लेकर के चल रही हैं राग अलापरी, कई सारी चीजें निकल के आई। तो हम इसके बारे में ना नेक्स्ट ईयर भी आप पढ़ोगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं एंड कई सारी कमियां भी हैं। यट आप ना पॉलिटिशियन जो है उनसे पूछोगे या फिर कॉमन सिटीजन से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक जो एवरीवन जो है ना हर कोई ना शेयर करता है फेमस विजन। तो एक फेमस विजन है जो कि हमारे संविधान में है, उसको सभी लोग मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? कि हमें सब लोगों को साथ में रहना है, ठीक है, और सभी लोगों को आगे बढ़ना है, वही सबका साथ सबका विकास। और प्रिंसिपल लेकर के चलनी है इक्वालिटी, ठीक है, समानता, लिबर्टी, ठीक है, आज़ादी होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ठीक है? तो यही विज़न है हमारे संविधान का और फिलॉसफी भी है हमारे संविधान की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल आउटकम है, ठीक है? जो निष्कर्ष निकलता है, जब हमारे संविधान को हम देखते हैं तो, है ना? तो 1950 में जब संविधान जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था, बहुत ही बड़ा जो संविधान बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। टुडे कीपिंग अलाइव द फिलोसफिकल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी आर इम्पोर्टेंट अचीवमेंट। तो हम अपने फिलोसफिकल जो विजन है हमारे संविधान का, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो इसको हम लेकर के चल रहे हैं और ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा चैप्टर, ये थोड़ा मतलब फिलोसफिकल था ना, तो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में तो आ ही गया होगा। फिलोसफी क्या है? तो लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है ना? तो ये फिलोसफी है हमारे देश जो कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, और कई सारे फीचर्स भी जाने हमने कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको अगर चैप्टर समझ में आया हो तो आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं जो भी समझ में नहीं आया उसको दोबारा पढ़ा दूँगी, ओके? फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुक में, ओके? तो बाय।